अगर यही घटिया हरकतें तेरी जारी रही तो लोग तेरे लठ मारेंगे, जूतों की माला डाल करके इसी लुहारू हल्के में तेरे को गधे पर बैठा करके घुमाएंगे। ये बात मैं इसको कहना चाहता हूं। और फिर ये बात कह रहा हूं मैं जेपी दलाल को, अगर इतना ही मर्द बनने का शौक है ना, अगर जेपी दलाल को इतना ही मर्द बनने का शौक है तो फिर कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। ये जो कुत्ते पाल दिए ना तेने सिवानी, बैल, डिगावा और लुहारू में, इन कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। मैं चिड़ावा में लॉ का एग्जाम दे रहा था, उस समय मुझे इमरजेंसी मैसेज सेंटर में मिला। अच्छा। लगभग मुझे 1 घंटा एग्जाम में बैठे हुए हुआ था कि भाई ऐसे ऐसे आपके खिलाफ पोस्को में, SC ST में, दलित लड़की के साथ छेड़छाड़ में और जान से मारने की धमकी और किडनैपिंग के गंभीर धाराओं में आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, उस बेटी का पिता मेरी आंखों में आंख डाल करके कह दे कि मैं कभी मिला भी हूं क्या, वो जो बेटी है वो आंखों में आंख डाल करके कह दे कि मैं कभी मिला भी हूं क्या। एक दलित बेटी का राजनीतिक दुरुपयोग करना कितनी गलत बात है, दलित समाज का कितना बड़ा अपमान है। ये जेपी दलाल और उसकी गैंग ने इस बेटी को हथियार बनाया। क्या दलित समाज को इज्जत नहीं है जो ये लोग दलितों की बेटियों को, गरीब की बेटियों को इसलिए प्रयोग करते हैं कि वो आर्थिक रूप से गरीब हैं, और इस जेपी दलाल के पास चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह का फ्री का लूटा हुआ धन और माल है। ये उसको इस तरह से बांट रहा है क्योंकि इसने कोई मेहनत करके थोड़ी पैसा कमाया है। जेपी दलाल को तो सिर्फ ये संदेश देना है, चुनाव तू हारा तेरे कुकर्मों की वजह से और तेरे गुर्गों के कुकर्मों की वजह से। अगली बात, जीतने तो देंगे नहीं लुहारू में, सपना छोड़ दे कभी भी। अच्छा। आज तू इस धरती पे जीत जाएगा, लेकिन कम से कम चाय पानी पीने आ जाए लोगों में, किसी की ब्याह शादी, किसी के सुख दुख में आ जाए, वो काम भी मत बंद कर। भाई राम राम सारे भाई ने स्मार्ट हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों से याद जोड़ की राम राम। भाई फिलहाल आप रवि आजाद जी के पास में, हाँ आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, कल तक वायरल होने लग रही हैं, जिसमें रवि आजाद जी लाइव भी आए थे। उसमें ने कहा कि अगर मेरे कुछ भी हो है तो उसके जिम्मेवार सिर्फ जेपी दलाल जी होंगे। तो आज इन पर मुकदमे भी हो गए बहुत सारे, उनके बारे में भी पूछने का प्रयास करेंगे कितनी के सच्चाई है और इसके पीछे का किसका हाथ है। तो सबसे पहला भाई जी राम राम। जी राम राम, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। जो ये 2-3 दिन से मामला होने लग रहा है आपके, बार बार के आपके ऊपर FIR होने लग रही है, केस दर्ज होने लग रहे हैं, इनके पीछे क्या सच्चाई है, सच बताओ। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने हमेशा सच ही बताया है जी, और हमारी तो सच ही खत्म नहीं होती, तो झूठ तो वो बोलेगा ना जिसकी सच खत्म हो जाए। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, ये पूरे का पूरा एक राजनीतिक प्रोपगेंडा है। मेरी जो सामाजिक छवि है उसको धूमिल करने का और सामाजिक इमेज को खराब करने का। आपको ध्यान है, जब बहन मनीषा के न्याय की हम लड़ाई लड़ रहे थे जी, तो उस समय भी उस आंदोलन में सरकार, पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने मिलकर के एक बड़ा षड्यंत्र रचा था। अच्छा। और उस षड्यंत्र का फिर पर्दाफाश हुआ, लोगों ने उस षड्यंत्र को करारा जवाब दिया, जनता ने जवाब दिया, और वो भी एक तरह से भगवान की कृपा रही कि इतने बड़े षड्यंत्र से हमें जनता ने बचाया। अच्छा। अब लगभग 4 महीने पूरे नहीं हुए हैं उसको। अब उसके बाद फिर पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रच दिया। अच्छा। और ये जो मामला है जिसकी शुरुआत होती है 8 दिसंबर की रात को लगभग 10 बजे मैं अपने घर पे था। अच्छा। और मेरे जो साथी हैं वो मेरी गाड़ी लेकर के गए। अच्छा। कि भाई हम घर चले जाएंगे, एक रास्ते में उतर जाएगा, मैं अपने घर गाड़ी ले जाऊंगा, और सुबह भी हमें जल्दी आना है, ठंड हो रही है, और हम जो है अपना गाड़ी लेकर के चले जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, गाड़ी लेकर के जाते ही हैं। और एक कोई इनको ब्याह शादी में भी वहां जाना था। अच्छा। तो वहां मुझे 9 तारीख को यह पता चला कि भाई रात को जो मेरी गाड़ी है इनोवा, उसका एक पिकअप के साथ एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। और ये पिकअप गाड़ी भी
जो है हरियावास गांव की है, जिसकी जो उस वक्त गाड़ी में मौजूद था उसका नाम अनिल था। अच्छा ठीक है जी। तो उस समय 9 तारीख को मुझे ये पता चला कि भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में इनोवा गाड़ी का नुकसान हो गया, और उसको गाड़ी को फिर हमने एजेंसी में भिजवा दिया जी। और हमने जब पता किया तो फिर हमारे सामने ये पूरा मामला आया कि भाई इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, सड़क पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर ये मामला पूर्व मंत्री जेपी दलाल और उसके गुर्गों के हाथ लग गया। अच्छा 9 तारीख को वो पूरा इस पे कोशिश प्रयास करते रहे। 10 तारीख को जो पिकअप गाड़ी का ड्राइवर है जिसका नाम अनिल कुमार है जी। उसको शाम को 6 बजे, क्योंकि ये अनिल कुमार भी काफी घबराया हुआ था क्योंकि गाड़ी का नुकसान बहुत हो गया था, जी। तो फिर 6 बजे 10 तारीख को जेपी दलाल का एक गुर्गा है और वो हरियावास गांव का पूर्व सरपंच है। अच्छा ठीक है, उसने इस अनिल को फोन किया कि रवि आजाद ने तेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। यानी कि मैंने तो कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं करवाई थी, लेकिन उसने बोला, ये और घबरा गया। फिर उस सरपंच ने कहा कि भाई बचने का केवल एक रास्ता है अच्छा कि तू ये कह दे कि उस गाड़ी में रवि आजाद था, उसमें एक लड़की थी, उसमें दारू थी। ये बात जो है तू कह दे। उसने मना कर दिया, भाई मैं रवि आजाद को जानता हूं, रवि आजाद था ही नहीं, ना लड़की थी ना दारू थी। तो उसने पुलिस उस लड़के को, वो पूर्व सरपंच अपने ऑफिस पे बुला देता है। एसएचओ और पुलिस के कुछ कर्मचारी वहां पहले से मौजूद होते हैं। अच्छा और ये ज्यादा अनिल पढ़ा लिखा नहीं है, इसको कहते हैं कि भाई तुझे अगर बचना है तो ये समझौते के लिए इस कागज पे साइन कर दे। लेकिन वो हकीकत में एक दरखास्त के ऊपर साइन करवा लेंगे और जाकर के थाने में मेरी गाड़ी के खिलाफ एफआईआर काट दी। अच्छा जब ऑनलाइन हुई और उस अनिल को पता चला, उसने गांव में किसी और से संपर्क किया, फिर वो अगले दिन मेरे पास पहुंच गए और फिर आपने वो वीडियो अनिल कुमार की वो लाइव आपने देखा, जिसमें उसने बताया कि एक्सीडेंट को एक षड्यंत्र का रूप दे रहे हैं जेपी दलाल और उसके लोग, आपकी छवि को खराब करने के लिए। मैंने तो कोई दरखास्त दी नहीं जी। मैंने तो मामला रफा दफा करने के लिए साइन किए थे, लेकिन इन्होंने मेरे नाम से ही एफआईआर काट दी। उसने बयान भी दे दिए और उसने सारी सच्चाई बताई और ये कहा कि 15 लाख रुपए का प्रलोभन भी दिया। अच्छा। ये बात उसने ऑन रिकॉर्ड बोली, लेकिन फिर भी मैं अपने स्टैंड के ऊपर रहा कि भाई मैं गलत काम नहीं करूंगा। उसके बाद वो थाने में गया, एसएचओ ने एफिडेविट नहीं लिया, लेकिन उसने क्लियर कर दिया भाई एक्सीडेंट को इस तरह का रूप दिया गया, मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता, ऐसा कुछ नहीं था। अब ये इनका प्लान था ए। हमने इस पे मांग की कि भाई इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा करो कि ये एप्लीकेशन किसने लिखी, ये पुलिसकर्मी कौन है, इनको सस्पेंड किया जाए, इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा होना चाहिए और वो कौन लोग हैं जिनके दबाव में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये 10 तारीख को इनका प्लान फेल हो गया। अब 10 तारीख को ये एफआईआर हुई तो 11 तारीख को ये प्लान फेल हो गया। तो अब ये उसके बाद लग गए प्लान बी के ऊपर, और प्लान बी के ऊपर लगे तो फिर कल 12 तारीख को जब मैं चिड़ावा में लॉ का एग्जाम दे रहा था, उस समय मुझे इमरजेंसी मैसेज सेंटर में मिला। अच्छा। लगभग मुझे 1 घंटा एग्जाम में बैठे हुए हुआ था कि भाई ऐसे ऐसे आपके खिलाफ पोस्को में, SC ST में, दलित लड़की के साथ छेड़छाड़ में और जान से मारने की धमकी और किडनैपिंग के गंभीर धाराओं में आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि भाई मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि इस पूरे मामले से मेरा कोई 1000 किलोमीटर तक भी अगर मेरा कोई कनेक्शन साबित कर दे तो मुझे कोर्ट और पुलिस बाद में दंड दे, लेकिन मुझे समाज चाहे फांसी के ऊपर लटका दे। जी। ये पूरा एक षड्यंत्र रचा गया, जेपी दलाल ने रचा, जेपी दलाल के गुर्गों ने रचा। जो बेटी है दलित, उसके पिता को उन्होंने दबाया या कोई प्रलोभन दिया, ये तो जांच का विषय है। जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं उस लड़की से कभी नहीं मिला, मैं उसके फादर से कभी नहीं मिला,
उसके लड़की का फादर ये कह रहा है कि भाई रवि आजाद खुद मौजूद था, जबकि एफआईआर में जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली उसमें यह कहा गया कि उसने 3 बंदों को भेजा किडनैपिंग के लिए। अच्छा, तो ये सारा मामला हुआ जी। जो आपके ऊपर जो एफआईआर हुई है उसमें जो ये केस लगाए गए हैं आपके ऊपर, और उसमें आपके 3 अन्य साथियों का नाम भी है, वो कौन कौन है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि यहां से एक सिदनवा का भाई जी और एक गोकुलपुरा का भाई गया था, ठीक है। और फिर इन्होंने मुझे बताया कि एक तीसरा साथी सिदनवा का शादी में जाने के लिए वहां पर बैठा। अच्छा, ठीक है कि भाई मैं भी शादी में जाकर के आऊंगा, जो बातचीत मुझे बताई जी। लेकिन यहां तो मामला रवि आजाद का है ना। मुकदमा रवि आजाद पे दर्ज हुआ 10 तारीख को भी गाड़ी को लेकर के, 12 तारीख को भी इतनी गंभीर धाराओं में मामला रवि आजाद पे हुआ। तो मेरा तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि भाई आप एक्सीडेंट को इतना बड़ा रूप दे रहे हो, आप रवि आजाद की इन्वॉल्वमेंट और दोष साबित करो ना कि रवि आजाद का दोष और इन्वॉल्वमेंट क्या है जो उसके खिलाफ। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, उस बेटी का पिता मेरी आंखों में आंख डाल करके कह दे कि मैं कभी मिला भी हूं क्या, वो जो बेटी है वो आंखों में आंख डाल करके कह दे कि मैं कभी मिला भी हूं क्या। एक दलित बेटी का राजनीतिक दुरुपयोग करना कितनी गलत बात है, दलित समाज का कितना बड़ा अपमान है जी। और आप ये भी देखिए, ये जेपी दलाल जब से इस लोहारू हलके में आया है, इसने कितनी बार ऐसे काम किए। पीछे भी एक हुआ था और वो भी बहुत विवादित रहा था मामला, लास्ट में क्या निकला, टाई फिश। इस जेपी दलाल ने 11 साल से मैं देख रहा हूं, इसने भाईचारे को खराब करने के अलावा, भाई को भाई से लड़ाने के अलावा इसने लोहारू में किया क्या है। मेरा तो यह भी प्रश्न है कि भाई क्या जेपी दलाल जैसे लोग राजनीति में होने चाहिए, जिनका इतना स्तर गिरा हुआ है। मैं मानता हूं जेपी दलाल इस बात से वो खुन्नस रखता है कि वो चुनाव हार गया, वो इस बात से भी खुन्नस रखता है कि एक नई यूनियन का निर्माण हो रहा है, उसको इस बात से भी दिक्कत है कि 350 करोड़ बीमा क्लेम वो खा गया, 350 करोड़ रुपए लोहारू के, भिवानी के, दादरी के किसानों के। मैं मानता हूं कि उसको मेरे से तकलीफ है, लेकिन लड़ाई के भी तो नियम होते होंगे ना। क्या आप इस लड़ाई में बहन बेटियों को घसीट करके लेके आओगे, और जब आप मुझे दबा नहीं सके, मुझे कुचल नहीं सके, मुझे खरीद नहीं सके, मुझे धमका नहीं सके, मुझे जेल भेज के आप परेशान कर चुके हो, मुकदमे करवा के कर चुके हो, पुलिस से प्रताड़ित करके करवा चुके हो, उसके बाद भी जब मैं रुका नहीं तो अब मेरे चरित्र के ऊपर हमला इसलिए हो रहा है कि मैं किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने का काम करता हूं, इसलिए मेरे कैरेक्टर के ऊपर हमला करने की कोशिश की जा रही है। भाई साहब, आप खुलेआम जेपी दलाल के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, आपके कोई पुरानी रंजिश है या आपके पास कोई सबूत है? नहीं, मेरी कोई रंजिश नहीं है भाई। सबूत किस बात का, सब कुछ आंखों के सामने है। ये जो 12 तारीख है जी। 12 तारीख को लेकर के सुबह से लेकर रात तक जेपी दलाल के छोटे बड़े असली नकली जितने भी गुर्गे थे सारे थाने में पड़े थे। अच्छा, 11 तारीख को वो थाने में पड़े थे, 10 तारीख को वो थाने में पड़े थे। क्या थाना उनका अड्डा है जेपी दलाल के गुर्गों का? जी ये बात बता स्पष्ट करनी पड़ेगी ना। जी जी। और ऐसा कब से होने लगा? जो 10 तारीख को एफआईआर हुई, ये बात भी तो बताई जाए ना कि यहां थाने में दरखास्त देकर के आए, हत्या तक के मामलों में पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी रहती है, और मेरे मामले में जो है खुद ही पुलिस कंप्लेंट लेकर के आई है और मुद्दई चाहता ही नहीं कार्रवाई, उसके बाद जबरदस्ती कार्रवाई करोगे तुम। जब वो थाने में अनिल कुमार एफिडेविट देने के लिए गया तो पुलिस ने कहा किडनैपिंग का मामला है, तफ्तीश करेंगे। अच्छा, यानी कि अगर ऐसी पुलिस हरियाणा में देखनी हो तो भिवानी के बैल में आकर के देखो, थाने में आने की जरूरत नहीं है, घर से दरखास्त लेके आती है। और भी बड़ी बात, दरखास्त भी खुद लिख करके लेके आती है। अच्छा। सिर्फ साइन करने पड़ते हैं। ये तो 10 तारीख को मुकदमे में हुआ। उसके बाद ये जेपी दलाल और उसकी गैंग ने इस बेटी को हथियार बनाया। क्या दलित समाज को इज्जत नहीं है जो ये लोग दलितों की बेटियों को, गरीब की बेटियों को इसलिए प्रयोग करते हैं कि वो आर्थिक रूप से गरीब हैं, और इस जेपी दलाल के पास चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह का फ्री का लूटा हुआ धन और माल है। ये उसको इस तरह से बांट रहा है क्योंकि इसने कोई मेहनत करके थोड़ी पैसा कमाया है, इसको तो फ्री का माल मिला है, और अब ये मेरे जैसे लोगों को दबाने कुचलने के लिए इस प्रकार इस धन का प्रयोग कर रहा है। लेकिन मैं ये बात आज भी कह रहा हूं,
कि भाई इस पूरे मामले में रवि आजाद का अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर कोई भी इन्वॉल्वमेंट साबित कर दे तो मुझे कोर्ट और पुलिस बाद में समाज भरी पंचायत में मुझे फांसी पर लटकाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस जेपी दलाल का क्या करोगे? ऐसे लोग राजनीति में होने चाहिए क्या, जो सुबह से लेकर रात तक रवि आजाद उठते बैठते सपने में सोते, और मेरी उससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। अच्छा। मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो मुद्दे उठाता हूं और वो सरकार का हिस्सा है। अगर उसको मुद्दे उठाने से समस्या है तो मुद्दों का हल कर दे। रही बात सबूत की, तो पत्ता पत्ता जी। आपने भी पूछा होगा, बात भी की होगी। पत्ता पत्ता ये कह रहा है कि सारा षड्यंत्र जेपी दलाल का है, और इस बात को इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि पुलिस कार्रवाई गलत नहीं करना चाहती जी। लेकिन जेपी दलाल अपने सत्ता की खनक से पुलिस को दबाव दे रहा है, पुलिस को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। पुलिस तो खुद तंग है। और मैं तो आपके माध्यम से यह भी कहूंगा कि भाई जो इस बेटी का पिता है जी, उसको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो समाज के सामने आकर के सच्चाई बताए, समाज उसके साथ खड़ा है। वो इन षड्यंत्रकारियों का खुलासा करे। और इसके साथ में मैं ये भी सरकार से मांग कर रहा हूं कि भिवानी का प्रशासन तो पूरी तरह से जेपी दलाल के कब्जे में है। अच्छा। अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाना चाहते हो तो इस एफआईआर को किसी दूसरे जिले में इस इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करना चाहिए। यह भी मेरी मांग है कि मेरा इसके फादर का, बेटी के फादर का, इस बेटी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। अच्छा। इसका नार्को टेस्ट हो, कॉल डिटेल निकलवाओ। जो ये भाई हमारा, जो इस बेटी का पिता है, इसकी किन किन लोगों ने 8 दिसंबर से लेकर के और 12 दिसंबर तक इससे बात करी है, वो सारी बात स्पष्ट होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं सीबीआई की इंक्वायरी करवाओ जी। और मैं तो यह भी कहता हूं सरकार और प्रशासन इस बात का भी ध्यान रखे कि इस घटना से जुड़े हुए प्रत्येक आदमी के ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है, इस बेटी और इसके पिता के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है। अगर कल को कोई अप्रिय घटना होगी तो सीधे तौर पे शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। और यह भी मैं सरकार को कह रहा हूं, अगर मेरे ऊपर कोई हमला और या इस तरह का मेरी हत्या होती है तो भी सीधे तौर पे जेपी दलाल जिम्मेदार है। लेकिन ये बिल्कुल निष्पक्ष हम जांच की मांग करते हैं। कोई मैं छुपा हुआ नहीं हूं कहीं भी, ना मेरा फोन बंद है। हर तरीके से जांच में मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जांच निष्पक्ष हो और साजिश का खुलासा होना चाहिए। और दोषी कोई भी हो, चाहे भले ही रवि आजाद क्यों ना हो या कोई भी हो, जी जी, चाहे वो जेपी दलाल हो, उसके गुर्गे हो, शिकायतकर्ता हो, जो भी हो, कोई पुलिसकर्मी हो, दोषी जो भी हो, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने समाज के सामने यह भी अपील की थी कि भाई हमारी खापें और हमारे किसान संगठन, मजदूर संगठन, दलित संगठन, हमारे महिला संगठन, वो इस बात को सुनिश्चित करें, वो एक महापंचायत बुलाएं। और मेरी उस अपील पे जो हमारी कन्नी है यहाँ की सतगामा, आगामी 15 तारीख को यानी कि परसों 11 बजे गोपड़वास में सतगामा का जो चबूतरा है मेन बस स्टैंड पे, वहां न्याय महापंचायत रखी है। और मैं आपके माध्यम से भी अपील करता हूं कि सभी लोग इस महापंचायत में आए और ये जो जेपी दलाल की तानाशाही, बर्बरता और जो जिस हिसाब से मेरे चरित्र पे वो हमला कर रहा है जी, आकर के इस मामले को देखें महापंचायत में। और मैं अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो भी ये महापंचायत होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है। अगर मैं बाहर हूं तो मैं उस महापंचायत में मौजूद हूं। वो महापंचायत मुझे उसी पीपल का पेड़ है, उसी के ऊपर मुझे फांसी तोड़ दे अगर मेरी कोई गलती हो तो। अच्छा, आपको किसी टाइम भी गिरफ्तार करके ले जा सकते हैं वो लोग? जिस हिसाब के हालात चल रहे हैं जी, जिस हिसाब से सरकारी मशीनरी, जेपी दलाल पुलिस के ऊपर अवैध तरीके से प्रेशर बना रहे हैं, तो हो सकता है किसी भी समय मेरी गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन चाहे गिरफ्तारी हो, चाहे कोई फांसी टांगे, चाहे कोई गोली चलाए, चाहे कोई मुकदमे दर्ज करे, लेकिन सच्चाई इस देश, प्रदेश और समाज के सामने आनी चाहिए। मैं ये मांग करता हूं। ये लोग तो दलित वर्सेस जाट करना चाहते हैं। क्या हम 36 जाति के लिए काम नहीं करते? क्या हम 36 जाति को साथ लेकर के काम नहीं करते? ठीक है, ये लोग तो हर तरीके की गंदी राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन लोग इनकी राजनीति को समझ रहे हैं। जी, आपने लाइव आके बताया था कि मेरे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेवार जेपी दलाल होंगे।
उस लाइव आने से पहले आपने कोई धमकी वगैरह मिली या कुछ क्या हुआ? बहुत बार ऐसे मौके आए जी। बहुत बार ऐसे मौके आए, सोशल मीडिया पे धमकी, मुझे फोन कॉल के माध्यम से धमकी, कई बार मैंने पुलिस को शिकायतें भी दी हैं कि मेरी सुरक्षा खतरे में है, रात के समय में गाड़ियां पीछे लगाना, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कोशिश हुई है। और मैं ये मानता हूं कि इन सारी घटनाओं के लिए जेपी दलाल जिम्मेदार है और सरकार इस बात को क्लियर करे क्या वो इस कृत्य में जेपी दलाल के साथ है क्या। मैं सरकार को भी कह रहा हूं, मैं पुलिस प्रशासन को भी कह रहा हूं, मैं उस बेटी के पिता और उस बेटी को भी कह रहा हूं कि भाई सब कुछ निष्पक्ष होना चाहिए। अगर दोषी जेपी दलाल और उसकी गैंग है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उस बेटी और उसके पिता को डरने की जरूरत नहीं, हम सारे उनके साथ हैं, समाज उनके साथ है। अच्छा, आपका ये मानना है कि जो उसके बेटी के पिताजी उन्हें लाइव आके बयान भी दिए थे जी, वो दबाव में दे रखे हैं या फिर असली? वो तो आपको दिख ही रहे हैं, अगर आपको ना दिख रहे हो तो बताओ। मैंने इसीलिए कहा ना नार्को टेस्ट करवाओ जी। वो तो 100% दबाव में प्रलोभन में, वो तो वो जाने, उससे हमें कोई वास्ता नहीं। लेकिन कुछ एफआईआर के अंदर कहानी है कि पहले छेड़छाड़ की गाड़ी के अंदर बहला फुसला करके 15-20 दिन पहले, मेरे पास तो हालांकि एफआईआर की कॉपी नहीं आई है, मैं तो कह रहा हूं मुझे एफआईआर की कॉपी दे दो, मैं तो खुद मांग कर रहा हूं और मैं अभी एसएचओ से बात भी करूंगा कि मुझे एफआईआर की कॉपी दो। एफआईआर में ये कहानी बताई जा रही है कि भाई 15-20 दिन पहले तारीख बताओ ना, मेरा तो सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, मैं कहां था 15-20 दिन पहले। जी बिल्कुल। बोले बस स्टैंड के ऊपर रवि आजाद आया, लड़की को बहलाया फुसलाया, उसके साथ छेड़खानी करी, बदतमीजी करी, धमकी दी, जाति सूचक शब्द बोले, जान से मारने की धमकी दी, और उसके बाद इसने 8 दिसंबर को लड़के भेजे और उसको किडनैप करके लेके आओ। अच्छा, मैं किडनैपर हूं क्या? किडनैपिंग तक के? हाँ, किडनैप। मैं 11 साल से मैं तन मन धन से जनता की, किसान की सेवा करने में लगा हुआ हूं, मैं किडनैपर नजर आता हूं किसी को? कोई आकर के कह तो दे। मैं इस तरह की करना बहुत दूर की बात, मेरा विरोधी भी, सबके विरोधी होते हैं, बिल्कुल, मेरा विरोधी भी इस मामले में मेरे साथ खड़े हैं जी, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कि भाई ये बिल्कुल सरासर अन्याय है। रवि आजाद के ऊपर यह आरोप लगाना कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है। जी बिल्कुल। अगर जेपी दलाल जी वीडियो देख रहे होंगे तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? जेपी दलाल को तो सिर्फ ये संदेश देना है, चुनाव तू हारा तेरे कुकर्मों की वजह से और तेरे गुर्गों के कुकर्मों की वजह से। अगली बात, जीतने तो देंगे नहीं लोहारू में सपना छोड़ दे कभी भी। अच्छा, तू इस धरती पे जीत जाएगा, लेकिन कम से कम चाय पानी पीने आ जाए लोगों में, किसी की ब्याह शादी, किसी के सुख दुख में आ जाए, वो काम भी मत बंद कर। अगर यही घटिया हरकतें तेरी जारी रही तो लोग तेरे लठ मारेंगे, जूतों की माला डाल करके इसी लुहारू हल्के में तेरे को गधे पर बैठा करके घुमाएंगे। ये बात मैं इसको कहना चाहता हूं और फिर ये बात कह रहा हूं मैं जेपी दलाल को, अगर इतना ही मर्द बनने का शौक है ना, अगर जेपी दलाल को इतना ही मर्द बनने का शौक है तो फिर कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। ये जो कुत्ते पाल दिए ना तेरे सिवानी, बैल, डिगावा और लुहारू में, इन कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। जी, अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आगे का क्या कदम रहेगा? देखिए, अभी परसों 15 तारीख को महापंचायत है जी, सतगामा के चबूतरे पे, और महापंचायत तय करेगी। मैं समाज का हूं, समाज मेरा है, मैं समाज के बीच हूं, जनता के बीच हूं, जनता तय करेगी कि आगे क्या करना है। रवि भाई साहब, आप युवाओं के लिए, किसानों के लिए, हर कमेरे वर्ग के लिए आप आगे खड़े रहते हो, अगर आज आपको जरूरत है तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि भाई इस देश में, इस प्रदेश में अगर हमें किसी को कांटा चुभने की खबर भी मिली तो हम दौड़ करके गए हैं और हर संभव मदद और लड़ाई लड़ी है। तो मैं यही कह रहा हूं, ये संघर्ष हमारा आप लोगों के लिए जारी रहे। तो 15 तारीख को सारे भाई, सारे साथी, सारे किसान मजदूर सारे आओ और इस पूरे षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब दो, ताकि आगे की लड़ाई आप और मजबूती के साथ लड़ सके और हमें हौसला मिले। ये महापंचायत कौन सी जगह पे होने वाली है और किस टाइम होने वाली है? ये होगी 15 दिसंबर को गोपड़वास बस स्टैंड पे, सतगामा के चबूतरे पे, और समय रहेगा इसका 11 बजे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा भाई साहब, जो मनीषा हत्याकांड हुआ था जी, उसमें कुछ जनता के ये सवाल भी थे
कि कुछ मंत्रियों के नाम भी ले दिए थे कि ये भी शामिल हो सकते हैं, वो सुई उस तरफ भी घूमती थी, पर अभी वो उस बहन को न्याय भी नहीं मिला अभी तक, वो केस पेंडिंग में, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, सीबीआई की इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार है जी और हम चाहते हैं बिना किसी दबाव के सीबीआई जो है दूध का दूध पानी का पानी करे और हम उस बहन के न्याय के लिए उसके परिवार के साथ खड़े हैं। जी और उसमें भी मुझे बदनाम करने के इसी इसी जेपी दलाल ने षड्यंत्र रचा था और वो बात मैंने शुरू में भी बताई थी कि उसमें भी करोड़ों रुपए दे करके और एक बड़ा षड्यंत्र जो है वो जेपी दलाल ने रचा। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि भाई इसके पास तो चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह की कमाई का धन है, ठीक है, उसको ये ऐसो आराम में और लोगों को तंग करने में लगा हुआ है। भाई विचार करना पड़ेगा, लोहारू की जनता को भी विचार करना पड़ेगा, हरियाणा की जनता को भी विचार करना पड़ेगा। क्या जेपी दलाल जैसे गिरे हुए इंसान राजनीति के अंदर होने चाहिए? ये बात हरियाणा की सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी का राज है, ये उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए कि कैसे ये व्यक्ति उनकी सरकार की और पार्टी की छवि को धूमिल कर रहा है। भाई साहब, बार बार आपके ऊपर इतने बड़े और संगीन केस लगाए जा रहे हैं, इससे आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? देखो, बहुत सारे असर पड़ते हैं। मैं जो लड़ाई लड़ना चाह रहा हूं उस लड़ाई में भी बाधा आती है। हम जिस संगठन के निर्माण में लगे हुए हैं उसमें भी रुकावट आती है। परिवार पे भी एक मानसिक दबाव रहता है, रोज कुछ न कुछ निकाल करके लेके आते हैं। लेकिन अब तो वही बात है, भाई उखड़ में सिर दे लिया तो ये मुसलत के डरना है। ठीक है, ये कितनी भी साजिशें करें, ना हम कभी रुके थे, ना कभी रुके हैं और ना हम कभी रुकेंगे। जी भाई साहब, आखिरी क्वेश्चन आपका, अब जो महापंचायत होनी है 15 तारीख को, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और सभी को क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश सबको यही है, आप इस षड्यंत्र के खिलाफ 15 तारीख की महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए ताकि एक मुंह तोड़ जवाब इस सरकारी षड्यंत्र को, जेपी दलाल के षड्यंत्र को दिया जा सके। निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो और जो दोषी है उसको सजा मिले, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो रवि आजाद ही क्यों ना हो। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, आपके भी सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार जी। रवि आजाद जी के विचार आपने सुने, उन्होंने बताया कि कोई भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो दोषी रवि आजाद ही क्यों ना हो। अगर रवि आजाद हो और पूरी पंचायत के अंदर ये फैसला रहेगा कि ये दोषी है तो मेरे को फांसी के अंदर लटका दिया जाए, इससे बड़ी मौत और क्या होगी। तो आप सबके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मिलते हैं तब तक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।